तुम्हारी इतनी हिम्मत? बहू बच्चे पैदा करना औरतों का काम है, बहू मर्दों का नहीं। तो कमी मेरे बेटे में ही हो ही नहीं सकती। पापा जी, डॉक्टर ने हम दोनों के टेस्ट करने के बाद ये साफ साफ कहा है कि कमी मुझ में नहीं इनमें है। आप माँ ना बनने का झूठा दोष मुझ पर मत मढ़िए। तेरी इतनी हिम्मत बहू, तू मुझसे जुबान लड़ाएगी और पड़ोसियों के सामने हमारे खानदान की बेइज्जती करेगी। रुक, अभी तुझे सबक सिखाती हूँ। आज दोपहर का खाना तू अंदर किचन में नहीं बल्कि बाहर आंगन में बनाएगी, वो भी इस कड़कड़ाती धूप में। लेकिन माँ जी, इतनी तेज धूप में बाहर चूल्हे पर? लेकिन वेकिन कुछ नहीं, जो तुम्हारी सास ने कहा है वही करो, नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ। मजबूरी में नीलम को आंगन में चिलचिलाती धूप में आना पड़ता है। वो आंगन में रखे मिट्टी के चूल्हे में सूखी लकड़ी लगाकर आग जलाती है और पसीने से पूरी तरह भीगी हुई आंखों में आंसू लिए फूंक मार मार कर रोटियां सेकने लगती है। तभी पड़ोस की दीवार से शिवानी उसे देखती है। अरे नीलम, तुम इतनी कड़कड़ाती धूप में बाहर आंगन में खाना क्यों बना रही हो? वो आंटी जी असल में। तभी नीलम की सास विमला अंदर से पैर पटकती हुई आंगन में आती है और अरे शिवानी बहन, क्या बताएं, हमारी बहू का ही आज बड़ा मन था कि वो चूल्हे की रोटियां बनाकर खुद ही खाए और हमें भी खिलाए। हमने तो इसे बहुत रोका पर ये बहू मानी ही नहीं। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है विमला दीदी। शिवानी को घूर कर देखते हुए। क्या काला होगा बहन, हमारी बहू हमसे बहुत प्यार करती है बस। नहीं आंटी, दाल में कुछ काला नहीं है, मेरी सास बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा ठीक है। इतना बोलकर वो अपने घर के अंदर चली जाती है। तभी नीलम पास ही रखे स्टील के लोटे से पानी पीने के लिए जैसे ही लोटा उठाकर मुंह से लगाती है, विमला झपट्टा मारकर उसके हाथ से लोटा छीन लेती है। ए बहू, पहले खाना पूरा बनाओ, बाद में पानी पीना, हमें बहुत भूख लगी है। मम्मी जी, इस कड़कड़ाती धूप में बहुत पसीना आ रहा है, मुझे प्यास लग रही है, तो थोड़ा पानी पी लेती हूँ, नहीं तो चक्कर आ जाएंगे। बहाने मत बनाओ, बहुत जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। विमला लोटा लेकर अंदर चली जाती है। प्यासी नीलम कड़कड़ाती धूप से जूझती हुई जल्दी जल्दी चावल, दाल, सब्जी और रोटी बनाकर पसीने से तरबतर हॉल में आकर अपने सास ससुर को सर्व करती है। क्या बहू, सिर्फ रोटी, दाल, चावल और सब्जी बनाकर लाई हो? सलाद और रायता कहाँ है? पापा जी, इतनी कड़क धूप मुझसे सही नहीं जा रही थी, इसीलिए जल्दी जल्दी में मुझसे जो बना वो मैंने बना दिया। नखरे तो देखो महारानी के, ऐसे बात कर रही हैं जैसे कहीं की महारानी हो। अब आंगन में खाना बनाएगी तो धूप तो लगेगी ही ना, चुपचाप खड़ी रहे और खाना परोस। नीलम चुपचाप उन्हें खाना खिलाती है। उनके खाना खा लेने के बाद नीलम सारे झूठे बर्तन समेटकर किचन में ले जाती है और वापस आकर खाना खाने लगती है। तभी बहू, खाना बाद में खाना, पहले आंगन से लकड़ी की राख साफ कर दो, मुझे गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। पापा जी, मैं खाना खा लूं? खाना बाद में खा सकती है, पहले जाकर साफ सफाई कर दो। नीलम हाथ में उठाया हुआ निवाला वापस थाली में रखकर आंगन की तरफ चल देती है। नीलम चूल्हा साफ करके कचरे के डिब्बे में राख फेंक कर वापस हॉल में आकर जब तक खाना खाने बैठती है तब तक 3 बज जाते हैं और कॉलेज से उसका देवर पवन और नंद रानी घर वापस आ जाते हैं। वो दोनों उसे खाना खाते हुए देखते हैं। भाभी, अभी तक आप खाना खा रही हो? हाँ, तुझे तो पता ही है कि तेरी भाभी को 10 लोगों का खाना लगता है, तो खाना खाने में देर तो लगेगी ही। बैग सोफे पर फेंकते हुए। भाभी, खाना बाद में खाना, पहले मेरे लिए ठंडा ठंडा पानी ला दो और मेरे लिए भी खाना लगा दो, मुझे बहुत भूख लगी है। नीलम अपनी थाली छोड़कर किचन में जाती है। रानी को पानी लाकर देती है और उन दोनों के लिए थाली लगाती है। थाली में सब्जी, रोटी, दाल और चावल देखकर, भाभी ये क्या? आपको तो पता है कि मुझे सब्जी रोटी नहीं पसंद है, जल्दी से मेरे लिए पराठे बना दो और अचार के साथ सर्व कर दो। क्या जिंदगी है, और पूरा घर मेरे साथ गुलामों जैसा व्यवहार करता है, चैन से खाना भी नहीं खाने देते। नीलम रसोई में जाकर पराठे बनाती है और अचार के साथ दोनों को हॉल में सर्व करती है। वो दोनों खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तभी विमला वहां आकर खड़ी हो जाती है। बहू, अब खाना खाने मत बैठ जाना, अभी मार्केट से सब्जी भी लाना है। भूखी और निराश नीलम बाजार के लिए निकल जाती है। ऐसे ही नीलम सीधी सादी, न कोई शान न कोई शौक, और अपने ससुराल वालों की हर बात मानने वाली थी। जब तक नीलम बाजार से वापस आती तब तक उसका पति राहुल ऑफिस से घर वापस आ जाता है और जब वो बाजार से वापस आकर किचन में सामान रखकर अपने कमरे में पहुंचती है तो उसका थका हुआ चेहरा देखकर, क्या हुआ, आज बहुत थकी हुई लग रही हो? काम ज्यादा था क्या? बेड पर बैठते हुए। थकी हुई तो लगूंगी ही ना, मैंने आंगन में खाना बनाया और फिर चैन से खा भी नहीं पाई। तभी हॉल से विमला की तेज आवाज गूंजती है। बहू, कमरे में जाकर आराम करने लग गई क्या? अभी डिनर भी बनाना है। बेड से उठकर बैठते हुए, ये लो, फिर से आ गई एक नई फरमाइश। देखो, अब मम्मी पापा हैं तो कुछ काम बोलेंगे तो मना तो नहीं कर सकती हो ना। जाओ पहले डिनर बना दो, उसके बाद में बातें करेंगे।
नीलम उठकर किचन में चली जाती है। डिनर बनाकर हॉल में पूरे परिवार को सर्व करती है। देख बेटा, 5 साल हो गए हैं और अब पड़ोसी भी पूछ रहे हैं खुशखबरी कब मिलेगी। तो बताओ क्या करना है आगे। क्या करना है का क्या मतलब है मम्मी जी? डॉक्टर ने तो साफ साफ कह ही दिया है। हाँ, हम भी जानते हैं कि डॉक्टर ने क्या कह दिया है, लेकिन तेरी माँ के कहने का मतलब वो नहीं है। वो कह रही है कि अब तू दूसरी शादी कब करेगा। क्या आप लोग इनकी दूसरी शादी करवाना चाहते हैं? और नहीं तो क्या बहू, कब तक तुम्हें ढोते रहेंगे। भाभी मुझे सब्जी दो। भाभी अचार लाकर दो। नीलम उन दोनों को अचार और सब्जी देती है। खाना खाकर सब अपने कमरों में चले जाते हैं। नीलम भी खाना खाकर और घर का सारा काम करके अपने रूम में जाती है। बेड पर बैठे हुए राहुल को देखकर उसका दर्द बाहर आ जाता है। सुना अपने मम्मी पापा की बातें, क्या बोल रहे? तो क्या आप सच में दूसरी शादी कर लेंगे? नीलम का हाथ पकड़कर, नहीं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं दूसरी शादी कभी नहीं करूंगा। क्यों करूंगा दूसरी शादी जब मैं ये मानता हूं कि कमी मुझ में है। सीधी सादी नीलम अपने पति के प्यार की वजह से ससुराल वालों के सारे जुल्म आगे भी खामोशी से सहती रहती है। कुछ दिनों बाद गर्मी का मौसम बीतता है और बरसात का मौसम शुरू हो जाता है। फिर एक शाम ऑफिस से घर आकर राहुल अपने कमरे में अपना बैग पैक कर रहा होता है। तभी वहीं हमेशा की तरह अस्त व्यस्त साड़ी पहने नीलम कमरे में आती है। और क्या हुआ? बैग पैक क्यों कर रहे हो? कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, ऑफिस वाले मुझे काम के सिलसिले में दूसरे शहर भेज रहे हैं। 5 दिन बाद मैं वापस लौट आऊंगा। राहुल अपना बैग लेकर हॉल में आता है। वहां उसके मम्मी पापा उसे जाते हुए देखते हैं। और बेटा अपना ख्याल रखना और मन लगाकर काम करना। राहुल के घर से बाहर निकलते ही नीलम किचन में चली जाती है खाना बनाने के लिए। उसके किचन में जाते ही हॉल में बैठे उसके सास ससुर। यही सही मौका है बहू को परेशान करके घर से भगाने का। ऐसे तो वो जाएगी नहीं। वो दोनों मिलकर बहू को परेशान करने के अपने अपने प्लान बनाने और एक दूसरे के कान में बताने लगते हैं। तब तक उनके दोनों बच्चे भी वहां आ जाते हैं। इसी बीच मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। कुछ देर के बाद नीलम खाना बनाकर लाती है और सबको परोसती है। गोपाल पहला निवाला मुंह में लेते ही चिल्लाने लगता है, अरे पानी पानी पानी, अरे इतना तीखा खाना। तुरंत पानी का गिलास देते हुए, क्या हुआ जी? अरे बेटे के जाते ही बहू खाने में मिर्च मिलाकर हमें मारने का प्लान बना रही है। नहीं पापा जी, मैंने खाने में मिर्च उतनी ही मिलाई है जितनी हमेशा मिलाती हूँ। चुप कर। तेरे कहने का मतलब है कि तेरा ससुर झूठ बोल रहा है। तेरी ऐसी हरकत और झूठ बोलने की तुझे सजा मिलेगी। बहू आज रात तो आंगन में ही सोएगी। खिड़की से तेज बारिश की बूंदें देखकर, पापा जी देखो ना, बारिश हो रही है। बारिश में मैं कैसे रुकूंगी? भाभी जैसी भी हो सजा तो तुम्हें मिलेगी और तुम्हें आज रात आंगन में ही बारिश में गुजारनी पड़ेगी। वो सभी जबरदस्ती उसे आंगन में भेज देते हैं। वो रात भर बारिश में भीगती हुई आंगन में बैठी रहती है। भीगने की वजह से बहुत बीमार पड़ जाती है। सुबह होते ही नीलम कांपती हुई अपने कमरे में जाती है और बिस्तर पर रखा अपना फोन उठाती है। ये तो मेरी बात सुनेंगे नहीं। मैं अपने मम्मी पापा को फोन लगाकर ससुराल वालों के सारे जुल्म बताऊंगी और कहूंगी कि वो मुझे यहाँ से ले जाए। नीलम जैसी फोन उठाती है तो डिस्प्ले में नो सिम का मैसेज देखती है। सिम किसने निकाल ली? तभी उसकी नंद रानी कमरे के दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती है और, भाभी सिम मैंने निकाल ली और हाँ, किसी से भी हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं ये बताने की हिम्मत मत करना, वरना इससे भी बुरा तुम्हारे साथ होगा। इतना बोलकर रानी वहां से चली जाती है। उस दिन के बाद से जरा सी गलती पर नीलम को आंगन में बरसात या धूप में खड़ा कर देते। चैन से खाना नहीं खाने देते, यहाँ तक कि पानी तक नहीं पीने दे रहे थे। यहाँ तक कि जब वो अपने कमरे में सो रही होती तो उसके कमरे की लाइट भी काट देते। पूरे घर की लाइट तो है, लेकिन मेरे कमरे की ही लाइट क्यों नहीं है? कितनी गर्मी लग रही है। नीलम चुपचाप ये सब सहती रहती है। फिर एक दिन उसके ससुराल वाले उसके सास ससुर के कमरे में इकट्ठा होते हैं और, कितनी ढीठ बहू है हमारी, इतना कुछ सहकर भी घर छोड़कर जाने का नाम नहीं ले रही है। अपने ससुराल वालों के टॉर्चर सहते हुए और भूखी रहते हुए नीलम काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है। फिर एक सुबह जब वो हॉल में सब लोगों के लिए ट्रे में चाय लेकर पहुंचती है तो चक्कर खाकर गिर जाती है। पूरे फर्श पर चाय और टूटे कप बिखर जाते हैं। भाभी पूरी फर्श गंदी कर दी और मेरा कितना महंगा टी सेट भी तोड़ दिया। जमीन पर पड़ी करहा रही नीलम। देवर जी, मुझे बुखार बुखार सा लग रहा है, काफी कमजोरी भी है। आप लोग डॉक्टर को बुलाइए, मुझे इलाज करवाना है। बहाने मत बना बहू, ये कोई तू बीमार नहीं है। मुझे पता है तू डॉक्टर के आने के बाद हमारी उनसे चुगली करेगी। अगर तुझे कमजोरी लग रही है, बुखार लग रहा है तो कमरे में जाकर पानी की पट्टी रख ले, बुखार उतर जाएगा। नीलम जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर उठती है और अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे कई दिन और बीत जाते हैं। इस दौरान नीलम की तबीयत और ज्यादा खराब हो जाती है। फिर एक दिन सुबह उसके सास ससुर के कमरे में उसके सास ससुर और नंद और देवर
देखो भाई, हम हर तरीके से हार गए हैं। अब कुछ ऐसा करना होगा कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। वो एक दूसरे के कान में कानाफूसी करते हैं और फिर नीलम के कमरे में जाते हैं और बिस्तर पर सिर में गीली पट्टी रखे लेटी हुई नीलम से। बहू, मुझे लग रहा है तुम सच में बीमार हो। चलो तुम्हारा इलाज करवा लाती हूँ। वो चारों उसे कार में बिठाकर डॉक्टर के क्लिनिक में ले जाते हैं और क्लिनिक में बैठे डॉक्टर से, डॉक्टर साहब, मेरी बहू काफी बीमार रहती है, प्लीज उसको ऐसी दवाई दे दो कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए। डॉक्टर नीलम का इलाज करके उसे दवाइयां देता है। इलाज करवा के जब वो सभी क्लिनिक से बाहर आते हैं तो भाभी, आप ठीक तो हो ना? पहली बार इतने दिनों बाद मैंने आप लोगों का प्यार महसूस किया है। ये प्यार महसूस करके ही मेरी आधी बीमारी दूर हो गई है। हाँ भाभी, हम आपसे प्यार करते थे, बस थोड़ी नाराजगी थी जो अब दूर हो गई है। तभी वो सभी आसमान में छाए बादल देखते हैं। चलो बहू, इसी बहाने हम कहीं घूम कर आते हैं, मौसम भी सुहाना है। ठीक है पापा जी, चलते हैं। वो सभी कार में बैठते हैं। गोपाल कार ड्राइव करते हुए शहर से लगभग 300 किलोमीटर दूर कार ले जाता है। तब तक अंधेरा भी हो जाता है। नीलम सुनसान पहाड़ी रास्ता देखती है और मम्मी जी, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे बस बहू, हम पहुंच ही गए। कुछ देर और चलने के बाद जब सामने सुनसान लंबा रास्ता और दोनों तरफ पहाड़ी और जंगल दिखता है तब पापा प्लीज गाड़ी रोको, मुझे उल्टी आ रही है। गोपाल तुरंत गाड़ी रोकता है और रानी कार से बाहर उतरती है। बहू देखो तो, अपनी नंद को पानी देकर आओ। नीलम जैसे ही पानी देने कार से बाहर उतरती है, रानी चुपचाप गाड़ी के अंदर आकर बैठ जाती है और गोपाल गाड़ी स्टार्ट करके यू टर्न लेता है और नीलम को वहीं छोड़कर गाड़ी की स्पीड बढ़ा देता है। नीलम गाड़ी के पीछे भागने लगती है। गाड़ी रोको, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो? इस सुनसान जंगल में गाड़ी रोको। लेकिन गाड़ी नहीं रुकती। भागते हुए नीलम का पैर फिसलता है और वो गिर जाती है और रोने लगती है। नीलम को सुनसान सड़क पर छोड़कर उसके ससुराल वाले घर पहुंच जाते हैं। इस घटना के 6 महीने बीत जाने के बाद गोपाल और विमला के घर पर राहुल को देखने रमेश अपनी पत्नी और बेटी के साथ आए हुए होते हैं। विमला राहुल और अपने पूरे परिवार के साथ उनके साथ हॉल में बैठी हुई होती है। भाई साहब, हमें तो आपकी लड़की बहुत अच्छी लगी। अब बताइए कि हमारा बेटा आपकी लड़की को पसंद है या नहीं? हमें भी आपका लड़का पसंद है और हमारी लड़की को भी, लेकिन आप अपने लड़के से पूछिए उसे हमारी लड़की पसंद आई या नहीं। आखिर साथ साथ उन्हें ही रहना है। अरे बता बेटा, तुझे लड़की पसंद आई है या नहीं? तभी स्टाइलिश ड्रेस पहने, गॉगल्स लगाए, बेहद स्टाइलिश और मॉडर्न लुक में अपना असली रूप छुपाकर नीलम अपनी एक फ्रेंड रोशनी के साथ वहां पहुंचती है। अरे राहुल, मैं सालों से वहाँ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुम यहाँ अपने लिए लड़की देख रहे हो। उनमें से कोई भी नीलम को पहचान नहीं पाता। हे लड़की, तुम कौन हो और ये कैसी बातें कर रही हो? मैं अंजलि आपके बेटे से बहुत बहुत प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। हैं? ये कब हुआ? कैसी कैसी बातें कर रही हो? और मेरे बेटे को कैसे जानती है तुम? मैं आपके बेटे को बचपन से जानती हूँ। आपका बेटा शायद मुझे भूल चुका होगा, लेकिन हम दोनों साथ में स्कूल में पढ़ते थे। फिर मुझे मेरे मॉम डैड विदेश ले गए, लेकिन मैं वहाँ भी नहीं इन्हें भूली। मैं काफी अमीर हूँ। ये क्या बकवास लगा रखी है? जब आपके बेटे को पसंद करने वाली कोई लड़की थी तो फिर भी आपने हमें रिश्ते के लिए बुलाया। अरे हम जा रहे हैं, ये घटिया मजाक किसी के साथ और मत करिएगा आप, समझे? रमेश अपनी पत्नी और बेटी के साथ उठकर वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वो सभी उठकर नीलम के पास आते हैं और मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं और मेरे स्कूल में कोई ऐसी अमीर लड़की नहीं थी। आप पढ़ाकू थे ना, तो आपको स्कूल में क्या हो रहा है क्या नहीं पता नहीं था, लेकिन मुझे आपके बारे में पता था। नीलम बाहर की तरफ मुड़ती और पीछे मुड़कर, ठीक है, मैं 2 दिन का समय देती हूँ। 2 दिन तक आप मेरे बारे में याद कर लीजिए। मैं 2 दिन बाद आऊंगी और फिर आप मुझे अपना फैसला सुनाना। बोलकर नीलम रोशनी को साथ लेकर चली जाती है। भैया, आप तो बड़े सुपरस्टार निकले। अमीर लड़की को स्कूल में आप पर क्रश था? ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसे नहीं जानता। नीलम की बातों से वो सभी सन्न रह जाते हैं। विमला और गोपाल कुछ देर सोचते हैं और देख बेटा, तू भले उसे ना जानता हो लेकिन वो हमें जानती है। देख, तेरे लिए वो विदेश से वापस आई है और हम यही चाहते हैं कि तेरा घर बस जाए। मेरी शादी हो चुकी है, मैं दोबारा शादी नहीं करूंगा। बेटा देख, कब तक उसके लिए तू रोता रहेगा? वो तो तुझे छोड़कर जा चुकी है। तभी रानी अपने कमरे में जाती है और टाइप किया हुआ एक लेटर लेकर टेबल पर रखती है। हाँ भैया, ये देखो, भाभी ने जाते हुए लेटर भी छोड़ा है और इसमें साफ साफ लिखा है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर छोड़कर जा रही है। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, वरना मैं आप लोगों को दहेज प्रताड़ना के केस में जेल भिजवा दूंगी। आप ही बताइए, आप ऐसी लड़की के बारे में कब तक सोचते रहेंगे? राहुल उस लेटर की तरफ देखता ही नहीं।
हाँ बेटा, वो लड़की तो हमें छोड़कर जा चुकी है, तो अब उसको याद करके परेशान मत हो। घर वालों के जोर देने पर राहुल शादी के लिए मान जाता है और 2 दिन बाद जब नीलम अपना असली रूप छुपाकर स्टाइलिश रूप में रोशनी के साथ वापस आती है तो हॉल में बैठे हुए वो सभी। बेटी, मेरा बेटा तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो गया है। ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है। उस दिन आए थे तो आपके बेटे ने अंजलि को पहचानने से इनकार कर दिया था और आप लोगों का व्यवहार भी थोड़ा स्ट्रेंज था। मुझे लगता है कि आपका बेटा मेरी मैम की दौलत के लिए शादी के लिए रेडी हुआ है। नहीं नहीं बेटी, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। हमें अंजलि बेटी की दौलत से कोई मतलब नहीं है, अंजलि से मतलब है। वो हमारे बेटे से प्यार करती है ना, हमारा बेटा भी उससे प्यार करता है। कैसे मान लूं कि आप सब मुझसे प्यार करते हैं, मेरी दौलत से नहीं? बेटी तुम ही बताओ कैसे हम तुम्हें इस बात का यकीन दिलाएं। एक काम करते हैं, हम दोनों कुछ दिन यहीं रुकेंगे, आप लोगों का व्यवहार देखेंगे और हमें सब कुछ सही लगेगा तभी रिश्ता पक्का करेंगे। हाँ हाँ ठीक है, आप लोग रुकिए ना। हाँ, हम आपकी खातिरदारी अच्छे से करेंगे। गोपाल और विमला उन दोनों को एक छोटे से कमरे में ले जाते हैं जो काफी गंदा है और बेड पर बिछी बेडशीट मैली है। इतना छोटा कमरा, इतनी गंदी बेडशीट, और यहाँ तो टीवी भी नहीं है। रोशनी बाथरूम का दरवाजा खोलती और तुरंत अपनी नाक पर हाथ रख लेती है। वॉशरूम एरिया इतना गंदा। अरे बेटी तुम चिंता मत करो, हम अभी बाथरूम साफ करवा देंगे, नई बेडशीट लगवा देंगे और टीवी भी लगवा देंगे। नहीं नहीं, आप वॉशरूम अभी साफ करो, मुझे वॉशरूम जाना है। गोपाल तुरंत अपने कमरे से टॉयलेट क्लीनर और ब्रश लाकर बाथरूम साफ करने लगता है। उसे बाथरूम साफ करता देखकर नीलम, जैसे आप लोगों ने मुझसे अपने वॉशरूम साफ करवाए हैं, अब मैं अपना रूप बदलकर आपके हर जुल्म का बदला लूंगी। बाथरूम साफ करके गोपाल नीलम और रोशनी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। बेटी हाँ, अब आप जाकर वॉशरूम यूज कर सकती हैं। तब तक हम तुम्हारे लिए एलईडी टीवी और बेडशीट का भी इंतजाम करते हैं। इतना बोलकर गोपाल विमला के साथ वहां से हॉल में आ जाते हैं। कुछ देर बाद नीलम और रोशनी हॉल में पहुंचकर सब लोगों के साथ बैठती है कि तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है। वाह, मौसम कितना सुहाना है, कितनी अच्छी बारिश हो रही है। हाँ हाँ, काफी अच्छा मौसम है। इस मौसम में अगर गरम गरम पकौड़े और चाय मिल जाती तो मजा ही आ जाता। हाँ मेरा भी मन है, तो मैं अभी बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं, मुझे गैस चूल्हे पर बने पकौड़े नहीं खाने। बरसात में अगर आंगन में मिट्टी के चूल्हे पर पकौड़े बने हो तो उसका स्वाद ही अलग रहता है। क्या बरसात में मिट्टी के चूल्हे पर? नहीं बेटी, काफी ज्यादा परेशान हो जाऊंगी। हाँ मैं समझ गई, आप लोगों को सिर्फ मेरी दौलत से प्यार था ना, इसीलिए ऐसा बोल रहे हो। हाँ, अरे तुम गलत समझ रही हो। तुम्हारी होने वाली सास तुम्हारे लिए आंगन में पकौड़े बनाएंगी, हम सब मदद करवाएंगे। राहुल के अलावा उसके भाई बहन और मम्मी पापा तेज बारिश में आंगन में पहुंच जाते हैं। विमला, गोपाल और पवन बहुत सारी ईंटें जमा करके चूल्हा बनाकर उसके अंदर लकड़ी रखते हैं। रानी छाता लेकर बारिश की बूंदों से चूल्हे को बचाती है। गोपाल आग जलाने की कोशिश करता है और विमला जल्दी जल्दी कढ़ाई में पकौड़े तलने लगती है। नीलम और रोशनी हॉल में बैठी खिड़की से ये सब देखती हैं। आप लोगों ने मुझे बरसात में खड़ा रखा था ना, ये उसी बात का बदला है। उसके सामने वाले सोफे पर बैठा राहुल। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कुछ सोच रही थी। तभी विमला पकौड़ों की प्लेट लेकर वहां आती है। उसके साथ बाकी के तीनों लोग भी होते हैं। ये लो, बन गए गर्मा गर्म पकौड़े। विमला और रोशनी जैसे ही पहला पकौड़ा खाती हैं। बेटी कैसे बने पकौड़े? एकदम बेस्वाद है, इसमें ना तो नमक है ना ही जीरे का स्वाद पता चल रहा है। चटनी कहाँ है? देखो, मैंने इतनी बरसात में तुम्हारे लिए प्यार से पकौड़े बनाए और तुम कमियां निकाल रही हो। कमियां तो निकालूंगी, अगली बार से थोड़ा ध्यान देना, अच्छे से प्यार से पकौड़े बनाना। तुम्हारी? हाँ ठीक है, पहली बार से ना मैं खुद तुम्हारे लिए प्यार से पकौड़े बनाऊंगा। इसके बाद नीलम पूरे ससुराल वालों को अपनी उंगलियों पर नचाने लगती है। वो बाथरूम से गीला टॉवल ले निकलती है और रानी, गीला टॉवल छत पर सुखा कर आओ। बालकनी में अपने ससुर के साथ खड़ी जूस पीने के बाद खाली गिलास उसे देते हुए, ये जूठा ग्लास रख दो। और अपने कमरे से खुद के टूटे हुए बाल लाकर हॉल में बैठी अपनी सास को देकर, ये बाल डस्टबिन में फेंक दो। नीलम स्टाइलिश साड़ी और उसकी मैचिंग ज्वेलरी पहने अपने असली रूप छुपाई पूरे घर में घूमती और सब पर हुक्म चलाती। फिर एक दिन नीलम अपना असली रूप छुपाई रोशनी के साथ जिस समय आंगन में कुर्सी पर बैठी हुई थी, उसी समय पड़ोसन शिवानी वहां आती है और मैंने सुना है कि तुम विमला के बेटे से शादी करना चाहती हो, उसे बचपन से जानती हो। हाँ, तुम्हें पता नहीं उसकी शादी हो चुकी है। उसकी पत्नी बहुत सीधी सादी थी, बेचारी, उसे ये लोग काफी ज्यादा तंग करके रखते थे। वो माँ नहीं बन सकती थी ना, इसीलिए शायद वो उसे परेशान कर रहे थे ताकि वो घर छोड़कर भाग जाए। आप इतना कुछ कैसे जानती हो?
मैं सब कुछ जानती हूँ। मैं तो ये भी जानती हूँ कि विमला की बहू किसी के साथ भागी नहीं है। मुझे तो लगता है इन लोगों ने ही कुछ कुछ कर दिया है और झूठ बोल दिया है। आंटी वो माँ बन सकती है, कमी उसमें नहीं है। नीलम से कुछ देर बात करके शिवानी वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद अच्छा, तो इसीलिए ये दूसरी शादी करने को तैयार हो गए। मुझे वहां जंगल में मरने के लिए छोड़कर मेरे ससुराल वालों ने बात फैला दी कि मैं अपने आशिक के साथ भाग गई हूँ। मुझे बदनाम कर दिया, लेकिन मुझे इन बातों से